सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। पहले बयानात, फिर खुतूत का तबादला और अब तिजारती सिलसिला। क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान बर्फ पिघल रही है? खबर यह है कि इक़्तिसादी राबता कमेटी ने भारत से 5 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने की इजाजत दे दी है। चीनी के अलावा भारत से कॉटन यॉन की दरामद की भी इजाजत दी गई है, जो कि 30 जून 2021 तक दरामद की जा सकेगी। इसे पाक भारत ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त कहा जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इस आर्जी ताल्लुक का फायदा क्या होगा जो 30 जून के बाद फिर पहले वाली पोजीशन पर होगा। शायद इस फैसले की वजह रमजान मुबारक की आमद और चीनी की किल्लत बनी हो, जिसको लेकर FIA शुगर माफिया के ताक़ुब में है और मुल्क में एक बार फिर चीनी होने लगी है। इस सिलसिले में बड़ी कार्रवाई हुई है। शुगर बहरान में मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड और जाली ट्रांजैक्शन के इल्जामात पर FIA ने जहांगीर तरीन, इनके बेटे अली तरीन और दामाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये यकीनी तौर पर बड़ी तब्दीली है जिसका माजी में तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। इस हवाले से शुगर सट्टाबाज खुरम उर्फ दवाई के इंकशाफात भी बड़े अहम हैं। खुरम दवाई ने पंजाब शुगर मिल्स एसोसिएशन जावेद कियानी पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। खुरम दवाई का दावा है कि शुगर माफिया की सरपरस्ती जावेद कियानी करते हैं। ये वही जावेद कियानी है जो हुदैबिया केस में भी मरकजी मुलजिम रहे। क्या अब इनके गिर्द भी शिकंजा कसा जाएगा? जहांगीर तरीन के खिलाफ मुकदमे से पता चल रहा है कि हुकूमत शुगर माफिया को लगाम डालने के लिए पुरअज़्म है। दूसरी तरफ सियासी महाज़ाराई पर नजर डालें तो PDM का इस वक्त दूर दूर तक कोई पता नहीं चल रहा। PDM की हालत ज़ार का अगर मुख्तसर खुलासा करें तो वो ये होगा कि बीमार, इंतशार और एक दूसरे पर यलगार। हुकूमती कैंप से शहबाज गिल मरियम की खामोशी पर सवाल उठा रहे हैं कि ये कौन सी मुलाकातों का असर है। मरियम तो मरियम, PDM के सरबराह भी इस वक्त सियासी करंतना में चुप का रोजा रख कर बैठे हैं। लेकिन खबरें हैं कि नून लीग और JUI मिलकर सेनेट में पीपल्स पार्टी को सरप्राइज देने की कोशिश में है। यूसुफ रज़ा गिलानी के मुकाबले में PDM का अपोजिशन लीडर। यह हकीकत है या फिर कभी ना पूरा होने वाला ख्वाब? इसका फिल वक्त तो कुछ पता नहीं, लेकिन जो बात सामने नजर आ रही है वो ये कि आने वाले दिनों में अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ नहीं बल्कि एक दूसरे से बरसरे पैकार नजर आएंगी। इस सियासी लड़ाई से किसका फायदा होगा और किसका नुकसान, इसी पर आज हम बात करेंगे असद करल साहब, बाबर डोगर साहब से। बाबर साहब, आज आपसे बात शुरू करते हैं। ये क्या हो रहा है? मरियम नवाज साहिबा की तबीयत इतनी ख़राब हो गई है कि फिर डॉक्टर अदनान मियाँ नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज पर भी मैं बात करना चाहूँगा, लेकिन उनको आना पड़ गया है। शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा का ट्विटर खामोश हो गया है, सिग्नल आ नहीं रहे, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं, NRO नहीं मिलेगा। ये सब क्या है? उसामा साहब, आपको याद होगा कि मरियम ने एक बयान दिया था कि जी मेरी सर्जरी होनी है लेकिन मैं बाहर नहीं जाऊंगी। सर्जरी बाहर से होनी है लेकिन मैं बाहर नहीं जाऊंगी। एक टाइम था जब PDM में मरियम हवाओं पे उड़ रही थी और वो ये समझ रही थी कि पता नहीं उन्होंने हुकूमत को हिला के रख दिया है, अदारे उनसे डर गए हैं, खौफजदा हो गए हैं और वो लग रहा था कि जैसे वो पाकिस्तान में गेम चेंजर बनने जा रहे हैं। जी, ऐसा ही। अब एक टाइम आया कि PDM टूट चुकी है, पार्टी उनको डिच कर चुकी है, अपनी पार्टी उनके खिलाफ बगावत कर चुकी है। बगावत में आपको कह रहा हूँ, बड़े ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं कि मरियम के साथ इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, जुबैर और परवेज़ रशीद के बाद 5वां बंदा नहीं है। मुझे गिन के दिखा दें कोई 5वां बंदा इनके साथ नहीं खड़ा हुआ, नहीं नजर आता। और दूसरी तरफ नैब जो है वो 13 तारीख को इनकी बेल कैंसिल हो जानी है। इन नैब जो है वो अपने पूरी तैयारी में है कि वो मरियम को गिरफ्तार करें। कोर्ट लखपत पर इनका कमरा साफ हो रहा है। नैब के अंदर जो उन्होंने वहाँ पर एक कमरा इनके लिए फिक्स किया हुआ है, वो भी पूरा उन तैयारियों में उनका इंतज़ार कर रहा है। अब मरियम मायूस हैं, डेस्परेट हुई हैं। मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि आज से चंद दिन पहले मरियम रावलपिंडी में थी। उन्होंने पूरा जोर लगाया कि वो कुछ मुख्तलिफ हलकों के लोगों से उनकी मुलाकात हो जाए, कोई गारंटी मिल जाए, कोई इंश्योरेंस मिल जाए कि उनको बाहर जाने दिया जाएगा। अच्छा। लेकिन इमरान खान किसी सूरत में किसी दबाव लेने को तैयार नहीं, किसी सूरत में इसी हल से उनका नाम निकालने को तैयार नहीं है। और ये भी इतला है कि उनकी मुलाकात किसी से नहीं हो सकी।
अच्छा। मरियम ने पूरा जोर लगाया, कुछ अपने रिश्तेदारों को एंगेज किया, इन्वॉल्व किया, इसके बावजूद वहाँ से एक्सक्यूज आ गया कि बीबी हम इस तरह से मुलाकातें नहीं करते। ठीक। तो अब मायूसी तारी है। डॉक्टर अदनान लाहौर में है। कोशिश तो ये थी कि इलाज के नाम पर शायद बाहर चली जाएंगी, लेकिन मेरी इतलात ये है कि बाहर वाला चैप्टर क्लोज है इस टाइम। उसामा साहब, बाहर वाला चैप्टर क्लोज हो चुका है। तो अब मरियम की जो अमाजगा बनने जा रही है, मुझे जो लग रहा है कि उनकी बेल अल्टीमेटली एक्सटेंड नहीं होनी। और नैब जिस तरह से इन्होंने वहाँ पे यलगार की, चढ़ाई की, अब नैब जाके वहाँ पे अदालत में पिटेगा कि जनाब ये तो हमारे साथ कोऑपरेट ही नहीं कर रही, इनको बुलाए तो ये तो यलगार लेके आ जाती हैं, ये तो नैब पे अटैक करना शुरू हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि बेल तो इनकी रिजेक्ट हो जानी है। अच्छा। जो मुझे लग रहा है, जो ग्राउंड है उस पर तो मुझे ये लग रहा है आगे फैसला तो लाहौर हाई कोर्ट ने करना है, तो नैब ने इनको अरेस्ट कर लेना है। ठीक है। अच्छा, अब असद खरल साहब ये बताएंगे, ज़ाती मुआलिज ये हमने मुग़ल दौर में बादशाहों में सुना था, आजकल तो मुझे नहीं होता कि ज़ाती मुआलिज हर वक्त किसी के साथ हो। ये होता है कि जनाब एक फैमिली डॉक्टर होता है, जिस जब ज़रूरत पड़े उसके पास चलेगा, लेकिन एक डॉक्टर ज़ाती मुआलिज है जी, वो हर वक्त उनके पास ही होता है कि वो उधर लंदन में है, फिर वो मरीम साहब के लिए आएगा। एक अजीब कहानी है, और फिर वो रिपोर्टें तैयार होंगी वो नवाज शरीफ साहब की तरह। एक और चीज़ भी है, उस पर भी मैं आऊँगा। बड़ा अहम सवाल है कि क्या इमरान खान साहब पंजाब हुकूमत का रिस्क लेंगे, क्योंकि ये आने वाले वक्त में ये चीज़ है। मुझे किसी सियाने ने कहा है कि अगर मरीम को बाहर ना जाने दिया तो पंजाब हुकूमत का तख्ता उलट सकती हैं मरीम साहिबा, वो पीपल्स पार्टी की तरफ जा सकती हैं। दूसरा, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की अपीलें अब नैब कह रहा है कि जल्द मुकर्रर कर दें। ये तो अजीब बात होगी कि नैब अब इतना उसको लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब के पीछे जाना पड़ेगा। सामा साहब, बात यह है कि जो मरीम साहिबा इस वक्त परेशान इसलिए हैं, जिस तरह डोगर साहब ने कहा कि उनके लिए कमरा तैयार हो रहा है, उनको भी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन अब उनको फ़र्क ये है कि उस वक्त तो आपको पता है नैब की कस्टडी में मोबाइल फ़ोन भी उन्होंने रख लिया, खादमाएँ वहाँ पे भी उनको मुयसर आ गई, और जेलों के अंदर जो सहूलत थी या नवाज शरीफ साहब को या शहबाज शरीफ का जो मिल रही हैं, मरीम साहबा को अब ये लग रहा है कि वो चीज़ें आप वो जो कहते हैं ना, वो बहारें जो है वो उनको नहीं नज़र आ रही। दूसरी जानब वो जो जिस तरह से वो ठट्ठे उड़ाती थी, अब मैं तो उस तरह का मजाक नहीं, उनकी नकलें नहीं उतारूंगा, लेकिन वो जिस तरह पीडीएम टूट गई और उस पर ठट्ठे उड़ाने, फिर उसके बाद जब उनसे सवाल को करता था साफ़ी कि इस्तीफ़े कब तक दे रहे हैं, हुकूमत कब तक जा रही है, तो वो कह रही जनवरी तो दूर की बात है, ये तो दिसंबर में चली जाएगी। ऐसे ही अब ज़ाती मुआलज का जो आना है ना, ये ऐसे नहीं है, ये केस ठीक है। ये तो जो थायराइड का उनका जो बातें आ रही हैं, या बाकी जो स्किन का मामला है, या और उनको जो उन्होंने एक सर्जरी कराई थी उस हवाले से जो कॉम्प्लिकेशन है या नहीं है। थायराइड का ऑपरेशन जो है ना, ये मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा ख़वातीन में, चूँकि ये बीमारी मर्दों की निस्बत ज़्यादा है, और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि 99.9% जो थायराइड के जो फीमेल जो पेशेंट्स हैं, मरीज़ें हैं, उनका पाकिस्तान में इंतहाई कामयाबी से ही इलाज होता है। ये बहुत सीरियस मामला नहीं है, और इसके लिए वो गोलियां भी खाते रहते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इनकी वालिदा का इंतकाल भी इसी किस्म के किसी कैंसर से हुआ। हाँ जी, नहीं कैंसर नहीं होता उसामा साहब, कैंसर और थायराइड का बिल्कुल फर्क है। थायराइड है, लेकिन गले का कैंसर 40 वालिदा अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, कॉमन डिजीज है। जिस तरह शुगर एंड डायबिटिक्स है, इस तरह 40 साल के बाद हमारे फैमिलीज में मुख्तलिफ लोगों को हमने देखा है, या दूर नज़दीक से, या ख़वातीन जो है कि जो बुजुर्ग ख़वातीन हैं जो 40 या 50 साल से बाहर, जिस तरह पित्ते का भी ज़्यादा ख़वातीन में आता है मामला, ये भी एक कॉमन सी बीमारी, और इसमें थायराइड का जितना ही मैं मानता हूं इलाज है, ठीक हो गया। इसके अलावा बहुत सारे अब पाकिस्तान के अंदर जो इलाज है, लेकिन कुछ इलाज ऐसे हैं जो कि यहाँ पे नहीं है। जिस तरह नवाज शरीफ साहब का इलाज है वो यहाँ पे नहीं पॉसिबल हो सकता, तो उनकी इस तरह मरियम साहबा का इलाज है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ के दामाद हैं अली इमरान, उनका इलाज यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता। किसी भी खानदान, इसाक डार साहब जो उनके समधी हैं, उनका इलाज यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि उनका इलाज सिर्फ इसलिए वहाँ पे होगा क्योंकि यहाँ पे उनको पता है हमारे लिए इलाज है, जेलें उनका इंतजार कर रही हैं, पेशियां अदालतों में उनका इंतजार कर रही है, नैब और FIR डरती तो नहीं है, जमानत भी उन्होंने नहीं करवानी थी, घबराती तो बिल्कुल नहीं है। वो नवाज शरीफ की बेटी है, को मजाक ना समझे। अरबपति देखिए, आप अरबपति दादा की पोती को ये ताना मार रहे हैं कि जाती मालिक, भाई वो जाती मालिक क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि उन्होंने अरबों रुपया लूटा है, यही नैब हिसाब मांग रहा है कि जो लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई इजाजत नहीं। तो वो कह रहे हैं ठीक है, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, ये गलती से कोई कैलबरी फाउंड में पता नहीं कोई रेवेन्यू वाले बड़े बेवकूफ़ से है,
उन्होंने 14 से 84 कनाल आपके नाम ने ज़मीन लगा दी है। आप हमें 2 लाइनें लिख दें जनाब, ये तो कैलबरी फाउंड जिस तरह वो आपने वो बनाई थी ये है, और फिर जो वो गैर मुल्की जो आपके अकाउंट्स के अंदर पैसे डाल गए वो भी बता दें। सियासी मामले ये वो पापड़ वाले और फरोजे वाले सरदारी साहब ने कहा था ना कि उनसे पूछे भाई। और नवाज शरीफ साहब आपके वालिद ने कहा था कि अगर मेरी आमदन से ज्यादा असासे हैं तो भाई आपको क्या भाई। अच्छा, ये नैब असद खलील साहब मुख्तसर फिर बाबर साहब से बात करनी, फिर आगे सियासी मामला पे भी जाएंगे। ये नैब अब कह रहा है कि जी जल्दी मुकर्रर की जाए अपीलें, और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात है कि रोज़ाना की बुनियाद पर एक करप्शन केसेस को सुनना चाहिए। तो अब नवाज शरीफ साहब तो बाहर हैं, तो नैब को इतनी जल्दी काहे की है? उसामा साहब आपको पता है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस गुलजार साहब, जी जी, जिस तरह पिछले चीफ जस्टिस साहब ने और मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट है, जिस तरह बल्दियाती इलेक्शन डंडा पकड़ के हुकूमत पहले भी थी और अब भी वो लगे हुए पीछे कि जनाब जब तक जमहूरियत मुकम्मल नहीं होती, जब तक आप बल्दियाती इदारे कायम नहीं करते, पहले भी डंडे से इलेक्शन कराए, बाद में उन्हें इख्तियार नहीं दिए, और इख्तियार दिए तो फंड नहीं दिए। पंजाब में भी आप देख लें, बाकी जो कराची में जो हाल हुआ, अभी फिर सुप्रीम कोर्ट पीछे लगी हो कि जनाब बल्दियाती। अब ये जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 120 अदालतें बनाई जाए, आपको पता है ना, और उनका रोजाना की बुनियाद पर इन केसेस की समाअत होगी। तो मामला ये है कि इन द कंप्लायंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और नैब का एनएओ के तहत अपना भी ये 30 दिन के अंदर आपने रेफरेंस फाइल करना है। मुझे बता दें आप दोनों से सवाल, तो अब मामला ये है कि अब ये गिराव जो है ना, मरियम साहबा भागना चाह रही हैं, और ये डॉक्टर अदनान की जो आमद है ना, और जो पहले हम कह रहे थे ठीक, वो अब वो एक केस हिस्ट्री बनेगी, जिस तरह वो 2.5 लाख 2000 प्लेटलेट चले गए थे, वो कहानियां और 2 नंबरियां बनेगी। हर दफा तो नहीं चलेगा, कुछ नया करना पड़ेगा। वो नया क्या है, वो नया बाबर साहब इस पर छोटा सा कमेंट, क्योंकि आगे फिर हमने पीडीएम की बात करनी है। अब तो लग रहा है पीपल्स पार्टी और जेयूआई मिल गए, यानी जेयूआई नून लीग मिल गए पीपल्स पार्टी के खिलाफ, टकरा गए। ये बताएं कि ये भी हो सकता है कि अगर मरियम को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, जो लग रहा है, जिस तरह आपने सबसे पहले खबर दे दी थी मिन्नतों वाली और वो सारी, वो अब हर जगह बात हो रही है उसकी, सोशल मीडिया पे बहुत बात हो रही है। लेकिन ये तो हो सकता है कि फिर नून लीग कहे, मरियम कहें कि ठीक है फिर पंजाब की गिरा दो, पीपल्स पार्टी तो चाह रही है आ जाओ, फिर तो इमरान खान ये रिस्क ले लेंगे फिर मरियम को, क्योंकि फिर तो वो और कोई हल नहीं है। साहब आप जो बात कर रहे हैं ना, इस तरह से चीजें नहीं है। नून लीग के अंदर एक खामोश बगावत मरियम के खिलाफ हो चुकी है। नून लीग की मेजॉरिटी मरियम के साथ नहीं खड़ी। नून लीग की मेजॉरिटी ये समझती है कि पीपल्स पार्टी के साथ चलना खुदकुशी के मुतरादिफ था। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, राना तनवीर, एहसन इकबाल, यही नाम है, ख्वाजा साद रफीक, यही नाम है ना जो बड़े नाम है। जी। ये सारे ये समझते थे कि मरियम को पार्टी की डिक्टेशन पे नहीं चलना चाहिए था। हमें किसी सूरत में पे पार्टी का जो माजी का तजर्बा वो ये बताता है कि जब भी पे पार्टी के साथ चले, पे पार्टी ने डिच किया, और अब भी मरियम डिच हो चुकी हैं। अब ये नहीं है कि मरियम के कहने पे कल, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जी, शहबाज शरीफ और नून लीग की जितनी भी एक क्लास है, जो एक क्लास लीडरशिप है, वो पंजाब में तब्दीली के खिलाफ है। मरियम चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकती। मरियम के कहने पे किसी ने नहीं चलना। मरियम ने ये जो नाश्ता दिया था, आखिरी नाश्ता दिया था मौलाना फजलुर रहमान को, उसमें राना तनवीर नहीं थे, उसमें ख्वाजा सादिक नहीं थे, उसमें याद सादिक नहीं थे, वो एहतजाजन नहीं गए। बेटी से बढ़कर कुछ नहीं है, वो बेटी के लिए कुछ भी कर जाएंगे, सारी पार्टी को दाव पर लगाएंगे। मानो ये पूरा दबाव डालो मरियम को मेरे पास भेजने के लिए। उसामा साहब, यही सवाल तो नून लीग में उठ रहा है कि मरियम साहिबा आप अपने वालिद की बचाओ मुहिम कर रही हैं और उसके लिए पार्टी को इस्तेमाल कर रही हैं। तो अगर आपने वालिद को बचाना है तो अपने तौर पे बचाएं, हम इसके लिए जेल जाने को तैयार नहीं हैं। ये क्लैरिटी के साथ जो है, यहाँ तक तो यहाँ पर भी है कि राना सना भी आजकल परेशान है, उनको भी लग रहा है कि शायद नैब उनके पीछे पड़ गया और दूसरे दायरे पड़े हुए हैं, तो वो भी किसी भी टाइम अंदर जा सकते हैं। तो एक चीज़ क्लियर है, कि नून लीग की लीडरशिप जो है वो नवाज शरीफ की खातिर अब जेल जाने को तैयार नहीं है, वो इस बयानिए के साथ चलने को तैयार नहीं है। और अच्छा, मरियम आप देखिए, मरियम भी अब डेस्परेटली कोशिश करी। पहले उनका ख्याल था कि वो दारू पे प्रेशर डालेंगी, चढ़ाई करेंगी, अदारे डर जाएंगे और उसके बाद वो यहाँ कोई रायत मांगेंगी, कोई रायत देंगी, लेकिन वो टाइम गुजर गया। अच्छा उसामा साहब, अब पीडीएम टूट चुकी है। अब अच्छा पीडीएम पर आ जाते हैं असद खलील साहब। ये जो बात है, मरियम साहब का ट्विटर पहले भी बड़ा अरसा खामोश रहा था, फिर वो एक्टिव हुई थी, बड़ी उन्होंने कोशिश किया, फिर खामोश हो गया है। तो अब पता नहीं कब तक खामोश रहेगा, लेकिन अब उनकी खामोशी मानी खेज इसलिए है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी खामोश हैं
अगरचे मौलाना शिरानी गए हैं और उन्होंने इयादत की है मौलाना फजलुर रहमान की, जिनको निकाला गया, ये बड़ा दिलचस्प मामला है। फिर ये बात आ रही है कि नून लीग और JUI यानी शाहिद खान अब्बासी और अब्दुल गफूर हैदरी साहब के दरमियान इत्तेफाक हो गया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं मानना अपोजिशन लीडर सेनेट में। तो ये अब आपस में लड़ाई, और उसके मुकाबले पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के मुकाबले पर ये को बंदा लाकर अपोजिशन लीडर बनवा सकेंगे, ये क्या हो गया? उसामा साहब, एक तो जिस तरह डोगर साहब ने बात की है ना कि अब नवाज शरीफ साहब के लिए जो अबू बचाओ मुहिम मरियम साहबा ने शुरू की है कि उनके लिए पार्टी का कोई रहनुमा अब जेल जाने के लिए तैयार नहीं, और ये बात ख्वाजा आसिफ भी पहले कह चुके हैं। नवाज शरीफ साहब को उन्होंने, हालांकि बड़े करीबी उनके साथी है, बड़े काबिल इत्मीनान बाएतमाद उनके साथी हैं, तो उन्होंने कहा कि जनाब मतलब लोग जो है नहीं निकलते, अब क्या करें। और ये सारे फिर जो राना सनाउल्लाह के उन्होंने बयान दे दिया, उनकी अपनी साहबजादी उनके लिए जेल जाने के लिए तैयार नहीं और अपने लिए भी। और जो डॉक्टर अदनान की आमद है, जो वापसी है पाकिस्तान में, जो जिस तरह टार्जन की वापसी होती है, और उनकी आनिया जानी आपने देखी थी नवाज शरीफ साहब के वक्त जाने के लिए, यानी नवाज शरीफ साहब जब वो थे हॉस्पिटल में, तो फिर रोज़ जो रिपोर्टें बनती थी और आगे और पीछे क्या फिगर निकलते थे, और फिर वो खाने आते जाते थे, और जब वो पहुंचे अशाज, और उसके बाद हुसैन नवाज के ट्वीट्स आ गए, अदनान के पता नहीं कभी उन्होंने जहर की बीच में डाल दी कि जनाब जहर भी उसमें हो सकते हैं, अजीब व गरीब किस्म की कहानियाँ डाल दी, और उसके बाद सारा टैंटा फिश हो गया। अब मरियम साहिबा जो है, जारी बात है, उनको ये है कि जो उन्होंने करना था ना, उन्होंने सारे हरबे इस्तेमाल कर ली। उन्होंने खामोशी इख्तियार करके देख ली, उसके बाद एग्रेशन की उनके वालिद उन्होंने इंतहा करके देख ली, इदारों के ऊपर दशनाम तराजी की तमाम हदें उन्होंने क्रॉस करके देख ली, अदालतों के ऊपर, सलामती के इदारों के ऊपर, नैब के ऊपर, FIA के ऊपर हमले किए, बलवे किए, ट्वीट किए, बयान दागे, हर तरीके से उन्होंने घेराव किया, तो सारा उन्होंने कर लिया, धमकियां दी। अब मामला ये है कि ममालिक को भी शामिल किया, आप ममालिक से भी सिफारिशें। अब उनको ये मसला है कि जिस तरह डोगर साहब कह रहे हैं, बिल्कुल ये मिन्नतें करती हैं और मानेंगे नहीं। वो तो मोहम्मद जुबैर की मुलाकात से और पैगाम रसानी से मुकर गई थी, वो तो उन्होंने बांडा फोड़ दिया कि हाँ जी मैंने की है। अब PDM का क्या बनेगा? अब PDM का तेरा क्या बनेगा? पार्टी ने PDM क्या है? क्या PDM तो आपस में जूतियों में दाल बांट रही है। मौलाना का क्या होगा? मौलाना साहब चले PDM को मैं आपको बता देता हूँ जी। मरियम के हाथों से नून लीग निकल रही है, शहबाज शरीफ के हाथों में नून लीग आ रही है। अच्छा, शहबाज शरीफ पहले दिन से PDM के शदीद मुखालिफ हैं। मौलाना जब आज से साल पहले जब मौलाना लाहौर आए और शहबाज शरीफ से मिलना चाहे थे PDM के हवाले से, तो शहबाज शरीफ 4 दफ़ा उन्होंने उनको फ़ोन किया, शहबाज शरीफ ने उनका फ़ोन तक नहीं लिया था। वो नवाज शरीफ के कहने पे आखिर जाके मिले। हमजा शहबाज ओपनली ये कह चुके हैं कि जनाब PDM की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हमजा शहबाज और नवाज शरीफ तो PDM के, शहबाज शरीफ तो PDM के वैसे ही मुखालिफ हैं, वो PDM चाहते ही नहीं। वो ये है कि ठीक है, अदारों की रिस्पेक्ट करो और गवर्नमेंट को टारगेट करो, और इसके लिए उन्हें पार्टी या उनको फजल रहमान की ज़रूरत नहीं है। पंजाब में वो तब्दीली चाहते ही नहीं है। दूसरी बात, अब मुझे एक बात बताएं कि मौलाना आज शाहिद खान अब्बासी कह रहे हैं कि जनाब हम सेनेट में चेंज लेके आएंगे। शाहिद खान अब्बासी के साथ है कौन चेंज लेके आएगा? भाई बाब उनके साथ है, 30 से ज़्यादा लोग हैं, ये इनके पास तो 26 लोग नहीं है। और ये कह रहे हैं कि जी हम चेयरमैन सेनेट को और चेयरमैन अपोजिशन लीडर को चेंज करेंगे सेनेट में, तो समझ वो नहीं इनसे होना, पहली बात। दूसरी बात ये कि नून लीग की मेजोरिटी इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। अब वो ये चाह रहे हैं कि अफवाह तफहीम की पॉलिसी के साथ अगला 1.5 साल गुजारा जाए और उसके बाद इलेक्शन में जाए, ताकि इलेक्शन में उनकी गुंजाइश बने। ये बात शाहिद खान अब्बासी साहब का ये कहना, सुन ले, शाहिद खान अब्बासी साहब का ये कहना और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब का JUIF का ये कहना कि जनाब बाप के साथ मिलकर जो पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया है, इस पे मैं मायूसी की है। मुझे ये बताया कि सेनेट के अंदर यानी PDM वर्सेस PDM हो रहा है, यानी हुकूमत तो एंजॉय कर रही है। अब वो PDM जिस तरह ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ चाहते हैं कि PDM ना बने, तो शाहिद खान अब्बासी भी वही लाइन लेटो कर रहे हैं ना, वो भी PDM का धड़न तकते वाली बात है ना। यानी वो और JUIF फे मिलके ताज़ा खबर ये है कि नून लीग का इजलास हुआ इस्लामाबाद में, वहाँ पर ये बात हो रही है कि PDM को इंतखाबी इत्तेहाद की तरफ ले जाया जाए। शाहिद खान अब्बासी साहब भी ये बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है माइनस पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चलती, तो ये इंतखाबी इत्तेहाद तक ये इतनी बात आ गई, ये भी सोच चल रही है। तो आप कह रहे हैं कि ये यूसुफ रज़ा गिलानी के मामले पर ये कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये आगे पीछे पार्टी कौन सी रह जाती है? फजल रहमान साहब को तो वो पसंद नहीं करते, डोगर साहब भी बात करते, फजल रहमान साहब JUIF निकल गए,
पीपल्स पार्टी को वो कहते हैं उसके साथ हम चलेंगे नहीं, इंतखाबी ताद में माइनस जेयूएफ के साथ हो सकता है। जेयूआईएफ की सीटें पंजाब में अचकज़ई हैं, पंजाब साहब में हैं, सारी पॉलिटिक्स अचकज़ई हैं, एएनपी है, अगर एएनपी उनके पास 2.5 सीटें नहीं है, 2 सीटें किसी ब्रेक होने वाली है। एक बात कर दूं जल्दी से, हर वो पॉलिटिकल पार्टी जो पीडीएम में शामिल है और जो एंटी स्टेट बयानी है, जिनका अदारों के खिलाफ बयानी है, उसके साथ शहबाज शरीफ नहीं चलेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब आप लोग अचकज़ई भी गए। सर एएनपी को नहीं समझाना चाहिए पहले, एएनपी ने क्यों वोट किया ऑपोजिशन लीडर यूसुफ ज़गलानी के लिए? उनको पीडीएम से निकाल दें, में पीपल्स पार्टी निकाल दें तो बाकी जमातों के पास 5-6 सीटें टोटल हैं, ये 10 हो जाएंगी मैक्सिमम, 7-8 जमातों के पास मिला के। तो पंजाब में देखें पीपल्स पार्टी जो नून लीग है ना, उसका सारा फोकस है शहबाज शरीफ का होगा पंजाब के ऊपर। एक पंजाब में इन सारी पार्टियों का जो आप नाम ले रहे हैं, कोई एक बंदा नहीं है यहाँ पे, ना कोई एमएनए है ना कोई पीपल्स पार्टी में गुस्से में आगे बढ़ गया। अब बयानी वाली बात कर रही यूसुफ ज़गलानी, मैं बयानी वाली बात को ठीक कर रहा हूं। शहबाज शरीफ बयानी के साथ नहीं जाएंगे। शहबाज शरीफ ने ना तो कोई रैलियां निकालनी है, ना उसने कोई मुल्क की जलसे जुलूस करने हैं, पंजाब पे फोकस करना है। सर ब्रेक से पहले आपको एक और खबर दे दें, नवीद पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा वो कह रहे हैं कि अगर यूसुफ ज़गलानी को आपने ऑपोजिशन लीडर नहीं मानना सेनेट में, तो फिर कौमी असम्बली में भी आपका ऑपोजिशन लीडर नहीं चलेगा, हम उसको नहीं मानेंगे, यानी शहबाज शरीफ साहब को फिर नहीं। मरियम यही चाह रही है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद जहांगीर तरीन साहब, उनके बेटे और दामाद बहुत मुश्किल में। अब पता चला कोई सोच नहीं सकता था, वहमो गुमान में भी नहीं होगा, ख़ासतौर पे जहांगीर खान तरीन के, कि जिस शख्स के लिए वो इतनी कोशिशें कर रहे हैं इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए, जब वो वज़ीर-ए-आज़म बनेगा तो उनके खिलाफ वो कुछ होगा कि जो उन्होंने कई सालों में 15-20 साल में एक एम्पायर बिल्ड की उसी के खिलाफ हो जाएगा। अब जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ FIA एक्टिव हुआ है और मुकदमात तक दर्ज हो गए हैं, मुकदमात फ्रॉड के। जहांगीर तरीन साहब पर फ्रॉड का मुकदमा दर्ज हो चुका है, जहांगीर तरीन साहब पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज हो चुका है, और इसमें अब यह भी नहीं कहा जा सकता कि जी इमरान खान ये कह दें कि जी ये तो नैब कर रहा है, ये तो इंडिपेंडेंट इदारा है, मैं क्या करूं। ये FIA है, वाजिद ज़िया हैं जो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये तो एक अजीब बात है। और जहांगीर तरीन साहब का जहाज में शुरू हुआ था, लोगों को लाकर आज़ाद उम्मीदवारों को उन्होंने तहरीक इंसाफ में शामिल किया। आज भी तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बल्कि काबीना में मौजूद लोग समझते हैं कि जहांगीर तरीन की तहरीक इंसाफ को ज़रूरत है। तो असद खलल साहब ये क्या हो गया है? ये इनके खिलाफ FIA ने अरबों रुपए की जालसाजी, फ्रॉड कंपनियों का आपने कई दफ़ा प्रोग्राम्स में जिक्र किया। तो नैब आपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आए थे कि 10 साल पुराने केसेस, आज FIA कार्रवाई कर रहा है। शुगर का सारा मामला है, 11 और 12 की मामला था। नहीं, अब जो केसेस दर्ज हुए हैं, मामला ये उसामा साहब पहले जिस तरह कहा कि जहांगीर तरीन और उनके बेटे खिलाफ एक मुकदमा पहले दर्ज हुआ, आज 2 मुकदमा, यानी अभी जो FIR है 2 मजीद हुई हैं। एक जहांगीर तरीन साहब, अली खान तरीन और उनके दामाद के खिलाफ, और फिर एक और FIR दर्ज हुई है जो कि उनके आमिर वारिस हैं, उनके जो कार खास है, काबिल इत्मीनान साथी हैं, और साबिक सेक्रेटरी ज़राअत जो हैं वो राना नसीम है जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। अब 2 जो FIR है उस हवाले से अगर कहें तो मैं 1 मिनट के अंदर ये ब्रीफ समरी उनकी बता देता हूँ। जी एक तो ये 3 अरब रुपए वो आमर दवाई के हवाले से बताते हैं, खुरम दवाई, उसने तो कोशरबा इंकशाफ कर दिए ना, उसने तो सारों की राज खोल। सर मेन चीजें बता दें। ये चीजें हैं कि जहांगीर तरीन साहब के ऊपर जो FIR हुई है उसमें उन्होंने बताया कि जो इल्ज़ाम है कि उन्हें अपने अहल खाना के ज़ाती मफाद के लिए जो बंद कंपनी थी ना, बंद कंपनी को 3 अरब रुपए से ज़ायद की रकम मुंतकिल की। फिर उसके बाद चीनी जो JDW के चूँकि CEO हैं जहांगीर तरीन साहब और इनके बेटे अली तरीन, इनके खिलाफ जो FIR दर्ज हुई, जबकि दामाद है वलीद अकबर फारूकी और इसके साथ साथ शाहिद अकबर फारूकी और कंपनी सेक्रेटरी मोहम्मद रफ़ीक, उनको भी FIR 17/21 में नामजद किया गया। और इसके अंदर जो मुख्तलिफ दफात है और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उसकी दफात भी हैं। अच्छा, अब FIR में कहा गया कि बंद फैक्ट्री में पैसे लगाकर 3 अरब से ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग की गई और CEO JDW ने जालसाजी से 3 अरब 14 करोड़ बंद कंपनी को मुंतकिल किए। FIR में चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ी, खुर्दबुर और धोखाधड़ी का इल्ज़ाम जो लगाया गया है और जहांगीर तरीन ने अपने अल्लाह खाना की ज़ाती मफाद के लिए ये जो रकम है ये मुंतकिल की और 2011-12 में यानी साल 12-11 में ये जो 3 अरब से ज़ायद रकम जो है फारूकी जो पल्प जो उनकी थी मिल उसके लिए पल्प और ये इसलिए कि ये लॉस शो करते रहे, लॉस हो रहा है और दूसरी तरफ से 5 साल से इधर से वो 300 और 3.25 अरब 3 अरब 14 करोड़
और उधर जनाब लॉस शो हो रहा था, यानी खसारे में शो हो रहे थे। ठीक। फिर उसके बाद इन्होंने और क्या काम किया, फिर इसमें जो जहांगीर तरीन ने ओपन मार्केट से डॉलर खरीदे और ख़ास तरीके कार पर डॉलर खरीदे ताकि गिरफ्त में ना आ सके, यानी लेयरिंग की और टू कंसील और टू अवॉइड मतलब एनी एक्शन, उन्होंने मुख्तलिफ तरीके से ओपन मार्केट में ताकि फुटप्रिंट भी ना आए, लेकिन फिर भी वाइट कलर क्राइम पकड़ लिए। अच्छा, फिर उसमें कहा कि जहांगीर तरीन ने $35,000 से ये कम खरीदे जो ताकि नजर ना, जबकि नामजद जायदादों के लिए $17 लाख से जायद जो है बैरून मुल्क जायदादों के लिए वो इस्तेमाल किए। और इनका जो दामाद है वो गुदे के दरख्त से कागज जो बनाता था जहांगीर तरीन की फैक्ट्री में 26% पब्लिक वो शेयर होल्डर है। FI ने जहांगीर तरीन के दस्ते राज जो साबिक सेक्रेटरी में बात की, राना नसीम के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया और राना नसीम ने बतौर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जहांगीर तरीन की कंपनी को काम कर रहा है और गन्ने की खरीदारी में गबन करता था। ये 60 करोड़ एक निकाले गए, ओवरऑल 6 अरब रुपए का ये खांचा है। और उसामा साहब, अब जहांगीर तरीन साहब उसमें जनाब वो वजाहत भी कर रहे हैं, पर अभी आगे और वो कह रहे हैं तमाम कागजात मुहैया कर चुका हूं। अच्छा। और बैरून मुल्क मुंतकिल जो की गई है पर टैक्स अदा किया और कहना यह है कि हमने जो मुकदमा दर्ज कराए हैं पूरी छानबीन और तहकीकात के बाद हैं। ये वो कई दफा नैब पर इल्जाम लग जाता है जी वो पहले ही बंदे पकड़ लेता है, ये उन्होंने अब पूरा सारी जांच पड़ताल के बाद किया है। बाबर डोगर साहब, पंजाब में चीनी के कारोबार को रेगुलेट करने की जानिब पहला कदम उठाया जा रहा है, फिर दूसरी तरफ देखेंगे जी चीनी की ज़ख़ीरा-अंदोज़ी में पंजाब शुगर मिल एसोसिएशन के सदर मुलव्वस हैं। ये शुगर सट्टाबाज खुरम उर्फ दवाई है, ये पता नहीं किस तरह की दवाइयाँ बनाता है। तो ये तो आप ज़ाहिर है आप क्रिटिसिज्म करते हैं, साफ़ी का काम ही होता है कि जो हुकूमत वक्त है उसकी गलत चीज़ों को बताए वो आप, लेकिन ये तो क्रेडिट देना पड़ेगा कि नवाज शरीफ साहब कहते थे कि जी ये नैब जो है ये बड़ा तंग कर रहा है। FIA ने दर्ज किया जाली अकाउंट्स का मामला जरदारी साहब के खिलाफ, गालिबन 2015 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, ये तो पक्की बात है, कभी कुछ नहीं हुआ। आज जहांगीर तरीन सबसे अहम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था जिसको, उसके साथ ही हो रहा है। उसामा साहब ये भी देखें कि ये 2011-12 में ये जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई हो, ये जो सारा 2-3 अरब रुपया यहाँ से डॉलर खरीद के बाहर भेजे गए, ये उस वक्त पंजाब में शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी और फेडरल गवर्नमेंट जो थी वो पे पार्टी की थी और किसी ने परवाह नहीं की ये क्या कर रहे हैं। अपनी शुगर आप अगर ये उस वक्त ये कर रहे थे तो ये अब जब इनकी पीटीआई की गवर्नमेंट होगी तो ये फिर क्या कर रहे होंगे। आप इससे भी अंदाज़ा लगा लें कि जब इन्होंने इतना पैसा नाजायज़ तरीके से कमाया और वो मनी लॉन्डर किया, ऐसे दौर में जब इनकी गवर्नमेंट नहीं थी, ये अपोजिशन में बैठे हुए थे और 2013 से पहले जिस तरह से पीटीआई एग्रेसिव हुई थी वो सारी चीज़ें देख के आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर इनको इक़्तिदार मिल जाए जहांगीर तरीन जैसे लोगों को तो फिर ये वहाँ पर कितना अंधेर डाल सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने जो ये कह रहे हैं कि जी मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात हैं, मैं तो इनके खिलाफ टैक्स पे किया, अगर टैक्स पे किया तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग क्यों की। एक बंद फैक्ट्री जो बंद पड़ी हुई है उसके अकाउंट में पैसे डाल के बाहर भिजवाए गए, सारी ट्रेल सामने आ चुकी है। अभी तो ये 2011-12 की चीजें हैं। अगर 2 अरब रुपए सिर्फ आमर वारिस जो है ना, 2 अरब रुपए उसने इनकी फैमिली के नाम निकाले, वो अलग है इससे। 3 अरब 14 करोड़ वो और 2 अरब रुपए उसने। अब 60 आगे अगर चीजें चलती हैं, हैं, अगर आगे चीजें चलती हैं और रिसेंटली ये जो JIT बनी और JIT ने जो अब चीनी का बहरान आया, इस पे जो उसकी रिपोर्ट है, आप अंदाजा लगा ले इस माफिया का। और जाहिर बात है हम इस प्रोग्राम में बैठ के हम भी गवर्नमेंट अभी वो कल भी अरुण अख्तर का बता रहे थे, 2010-9 का मामला था वो, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये माफिया के हाथों में यगमाल बनी हुई है, चीनी माफिया जो दिल करता है। मेरा मतलब है कि गवर्नमेंट उनसे तरले मिन्नतें कर रही है, गवर्नमेंट को उन्होंने झुका दिया कि जनाब गवर्नमेंट कह रही है कि 140 रुपये कीमत ना बेचें और ये गवर्नमेंट को आंखें दिखा रहे हैं कि हम बेचेंगे, रमज़ान में हम 140 की चीनी बेचेंगे। ऐसे ही ये हालात हैं इनके। ये लोग किस तरह से लोगों का खून चूसते हैं, लोगों का खून चूस के आप अंदाजा लगाएं कि वो तो जो खुरम दवाई है ना, उसने जो बताया, उसने कहा 1 किलो जो चीनी है ना असली बगैर सट्टाबाज वो भी सही कीमत पर नहीं पहुंचने देते। खरल साहब आप इससे अंदाजा लगाएं कि 55 रुपए किलो चीनी इनको पड़ती है फैक्ट्री में और ये गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि हमने 140 रुपए की बेचनी है, जो भी तुम कर सकते हो कर लो। इससे ज्यादा बदमाशी और गुंडागर्दी क्या होगी ना, इससे ज्यादा स्टेट को क्या आप चैलेंज कर सकते हैं। नकेल पहली मर्तबा इनको डाली गई है, आप देखें ना। बिल्कुल, मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूं गवर्नमेंट को। पहली मर्तबा किसानों को गन्ने की पूरी कीमत मिली है और नगद पैसे मिले, उधार नहीं हुए, पीछे नहीं लगे, रुलते नहीं रहे। दूसरी जानब जो उनको स्टॉकेज जो ब्रोकर्स हैं, जो एजेंट है, सट्टा माफिया जो यानी वो ब्रोकर्स हैं, उनको पहली मर्तबा रजिस्टर्ड किया जा रहा है पंजाब के अंदर कि हर 15 दिन बाद मिलों वाले और वो बताएंगे
कि स्टॉक कितना है, उसकी एंट्रीज कराएंगे और जो वो नहीं कराएंगे वो जब्त कर लिया जाएगा। ये मोहम्मद जमान भट्टू साहब, हाँ जी, जमान भट्टू साहब जो कमिश्नर है और जो पंजाब हुकूमत, इसको तो क्रेडिट देना चाहिए, उनकी सरपरस्ती की वजह से ही हो रहा है। और ऊपर से इमरान खान साहब बैठे हैं। अब जो खुरम दवाई साहब है वो कौन सी दवाई दे रहे हैं, वो FI के सामने उन्होंने सारे राज खोल के रख दिए। वो ये कह रहे हैं वैसे क्रेडिट मैं तो इमरान खान को देता हूं, बिल्कुल, चूंकि टॉप मैन सही ऑफिसर क्या कर सकता है, डोगर साहब जब तक टॉप मैन सही ना हो और पंजाब बड़े अफसर सर गवर्नमेंट गिरा देते हैं, इतना दवाई सुन लें जी। वो दवाई कह रहा है, वो कह रहा है जनाब कि अपनी बीवी के नाम पर अकाउंट खुलवाकर शुगर सट्टा के लिए रकम इकट्ठी की, ठीक है, रकम इस्तेमाल किया। तमाम सट्टाबाजों के, वो कहता है नेटवर्क को बखूबी जानता हूं, सट्टाबाज 1 किलो चीनी भी, उसामा साहब देखें, 1 किलो चीनी भी असली डीलरों तक नहीं पहुंचने देते। और सट्टा की कमाई छुपाने के लिए शुगर मिल्स ने खुफिया अकाउंट्स खोल रखे हैं। सट्टा, ये जो खुफिया अकाउंट, उसके साथ सट्टा माफिया पुष्पनाई चनार शुगर मिल करती है। चनार शुगर मिल के मालिक वही जो आपने कहा जवेद कियानी, इसाक डार के दस्ते रास्त है, उनकी तस्वीरें भी आप वायरल है, वो भी देख सकते हैं। हाँ जी, जवेद कियानी हुदैबिया मनी लॉन्ड्रिंग केस के मरकजी मुलजम भी रहे हैं और जवेद कियानी पंजाब शुगर मिल एसोसिएशन के सदर हैं। चनार शुगर मिल और चौधरी शुगर मिल, यानी जिसकी मरियम नवाज डायरेक्टर हैं, के करीबी रवाबत है और दोनों शुगर मिल्स A7 न्यू मुस्लिम टाउन से ऑपरेट करती रही हैं और जहांगीर तरीन के मिल्स का भी सट्टाबाजों से करीबी रवाबत है। उसामा साहब एक बात, हारून अख्तर, हमायूं ब्रदर्स, उनका जो वर्स्ट शुगर क्राइसिस का STR सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट मौजूद है 2011 की, उन्होंने भी 8, 9, 10 में जो वर्स्ट शुगर क्राइसिस था उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की, उनकी फैमिली के खवातीन के नाम, बेनामीदारों के नाम, फ्रंटमैनों के नाम, किस तरह दुबई पैसा आया। और उसके साथ साथ ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं उसामा साहब, ये कोई आज का खेल नहीं है और ये चल रहा है। और इसके ऊपर किसी ने अगर हाथ पहली मरतबा डाला है तो वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है या पंजाब हुकूमत है या जिस तरह केन कमिश्नर चले एक अपराइट अफसर है, वरना तो केन कमिश्नर के नाम निकले थे इनके जाली खातों से। इमरान खान साहब की खुद स्पीच की जब कमीशन की रिपोर्ट पेश हुई तो उन्होंने कहा एक तरफ मसाबकती कमीशन जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने कार्टल तोड़ने हैं उसका नाम आ रहा था और दूसरी तरफ केन कमिश्नर के नाम पैसे जा रहे थे। मैंने जब एक्सप्रेस में था, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, तो मैंने वो रिपोर्ट उस वक्त खबर दी थी जब जहांगीर तरीन खान साहब के हवाले से मैंने खबर की थी, वो भी नाज़रीन को बता दें कि उन्होंने अपने जो खान सामे है ना, जो डायरेक्टर हैं, खान सामों को बनाया था, जो जेट जो तो पॉलिटिकल मकासद के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो उस वक्त मैंने खबर की थी। और जहांगीर तरीन साहब जो है उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो खान सामों को बकायदा इन्होंने ये जहांगीर तरीन, ये मरियम नवाज, ये हमायूं अख्तर, सारा मोडस ऑपरेंडी, ये मोनस सलाई ग्रुप, ये सारे राइवल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन जहाँ पे इनका स्टेक इकट्ठा आता है वहाँ पे ये इकट्ठे हो जाते हैं। मगर शुगर मिलों पे ये सारे इकट्ठे हैं, वहाँ से पैसा इकट्ठे मिलके कमा रहे हैं, लेकिन जब पॉलिटिकल राइवलरी आप देखिए कितनी सख्त है, वैसे एक दूसरे के खिलाफ बयान दागेंगे, लेकिन जहाँ पे मुनाफा आएगा, जहाँ पे इंटरेस्ट आएगा, जो मखदूम साहब थे, जो जहांगीर साहब के अजीज हैं, ब्रेक के बाद क्या ब्रेक के बाद ये शुगर माफिया को नकेल डालने के लिए काम ये भी किया जा रहा है कि भारत से तिजारत दोबारा शुरू की जा रही है। इसके साथ साथ कॉटन के हवाले से भी खबरें हैं, लेकिन ये क्या पाकिस्तान के फायदे में है, कब तक ये चल सकेगा, ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला अब पता चला दो बड़े फैसले सामने आए हैं इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की जानिब से। हमाद अज़हर साहब वज़ीर ख़ज़ाना बनने के बाद ये उनकी पहली इस तरह की अहम मीटिंग थी और वहाँ पर जो बड़े फैसले हुए हैं, एक तो पेट्रोल के हवाले से पेट्रोल सस्ता होना, दूसरा ये कि अब भारत से दरामद की जाएगी कॉटन यार्न, क्योंकि पाकिस्तान तकरीबन 1.1 अरब डॉलर की ये दरामद कर रहा था, बाहर से ख़रीद रहा था, भारत से ये सस्ती मिलेगी, उससे पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स में फ़ायदा होगा। दूसरा ये लग रहा है कि शुगर माफिया को लगाम डालने के लिए अब चीनी भी भारत से दरामद की जाएगी, ज़ाहिर है कि ये सस्ती मिलेगी। गुलाम मुर्तज़ा साहब हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये पाक भारत ताल्लुकात वाले से इसको देखा जाए या ये प्योरली पाकिस्तान के इक़्तिसादी मामलात के हवाले से ये फ़ैसला है? देखें, ये जो फ़ैसला किया गया है ये तमाम कॉन्टेक्स्ट हमें नज़र में रखने चाहिए। एक तो जो बाइडन अमेरिका में आए हैं, उसके बाद हमारा चीन से कुछ मामला जो हैं वो थोड़े से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे चल रहे हैं। ईरान के साथ आपने सुना गुज़िश्ता 2-3 रोज़ कबल उन्होंने एक जो जॉइंट कम्युनिके जारी हुआ उनका, उसमें पाकिस्तान के हवाले से एक लाइन थी,
तो नज़र ये आ रहा है कि जो हदायत दी गई हैं भारत को या पाकिस्तान से जो बातचीत हुई है, उसके तनाज़र में हम अपने वो तमाम फ़ैसले जो हमने 5 अगस्त 2019 को लिए थे कि भारत के साथ किसी तरह की भी ट्रेड नहीं होगी तावक्ते के वो आर्टिकल 370 को वापस ले ले। जब यही बात की गई थी कि अगर वापस लेगा तो बातचीत होगी, ट्रेड शेड तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अब वज़ीर आज़म ने मंजूरी दी थी। सबसे पहले हमने लाइफ सेविंग ड्रग्स के हवाले से 2020 में मंजूरी दी थी, मेरे ख्याल में ये मई का महीना था। तो उसके बाद फिर दोबारा कैबिनेट में शुगर के लिए, कपास के लिए और धागे के लिए, ये तीनों चीज़ों के लिए असम्बली वज़ीर-ए-आज़म के पास गई थी, जिसकी अप्रूवल हुई प्रिंसिपली। फिर उसके बाद ये ECC में आई और ECC ने इसको मंजूर कर लिया। अगर हम ये देखें कि क्या पाकिस्तान में शुगर जो है वो कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में जो शुगर की पैदावार है वो हमारी अपनी ज़रूरियात के मुताबिक जो हमें जितनी चाहिए उतनी पाकिस्तान के पास मौजूद है। अच्छा। हाँ, ये बहुत अच्छा फ़ैसला है भारत के तनाज़ुर में कि अगर हम पाकिस्तान और भारत आपस में ट्रेड करते हैं, एक खित्ते के 2 मुल्क हैं, तो बहुत सारे मसाइल पाकिस्तान के, जिस तरह से ये होर्डिंग माफिया जो पाकिस्तान को चिमटा हुआ है और जो जड़ें खोखली कर रहा है अवाम की भी और हुकूमतों की भी, तो इनको भी नकेल डाली जा सकती है। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए से हम ये चीनी मंगवाएंगे। इसमें एक बड़ा अहम मामला है कि कोशिश करनी चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर को इसकी इजाज़त ना दी जाए कि चीनी वो मंगवाए। अगर प्राइवेट सेक्टर ने चीनी मंगवाई तो फिर वही हाल होगा, वो ये अपनी मिलों में इधर उधर कहीं स्टॉक कर लेंगे, फिर हुकूमत के पास कोई और चारा नहीं होगा। तो ये पैसे पाकिस्तान ने ज़ाहिर है पे करने हैं, तो वो पाकिस्तान को इसका पूरा फ़ायदा होना चाहिए। अगर पाकिस्तान के पास सरप्लस चीनी जो हमने 5 लाख मेट्रिक टन का जो फैसला किया है जी, वो अगर मिल जाती है पाकिस्तान को, तो यहाँ होने वाली जो चीनी है अल्टीमेटली तमाम लोग जो है उनको पता होगा कि हुकूमत ने अगर किसी वक्त भी हमने को तंग करने की कोशिश की तो हुकूमत अपनी चीनी मार्केट में ले आएगी और इसके बाद मोनोपोली जो तमाम शुगर मिल्स की है उसको ख़त्म किया जा सकता है। अच्छा। दूसरी बात यह है कि कपास, आप जानते हैं कि पूरा जनूबी पंजाब कपास का एरिया है और वहाँ पे रवां साल कपास की काफ़ी फसल जो है वो कम हुई है। ठीक, उस तनाज़र में हम देखते हैं हमारे पास 2-3 ऑप्शंस थे। हम चीन से मंगवा सकते थे, हम भारत में ज़रा सस्ती पड़ रही है, तो यान जो धागा जो है उसको, उसके लिए भी कभी आप ये देखें कि ये हमारी एक्सपोर्ट्स थी। कॉटन बेल्स हम एक्सपोर्ट करते थे आज से 5-7 साल पहले, और यान भी हमारा बाहर जाता था। और ये अब इस वक्त सूरत हाल ये हुई है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। पेस्टिसाइड कंपनियां जो थी वो अपनी मनमानियाँ करते रहीं, पानी डाल डाल के वो बेचती रहीं हमारे किसानों को, जिससे उनकी फसलें तबाह हुई। अच्छा, एक तरफ किसान गुलाम साहब, इसमें ज़राअत में ना फिर जहांगीर तरीन साहब याद आ जाते हैं कि उनको बड़ा टास्क दिया गया था, एक ज़राई टास्क फोर्स टाइप बनाई गई जिसको वो हेड कर रहे थे। वो पता नहीं 200 अरब रुपए से ज़्यादा का एक पूरा पैकेज था, किस तरह रेवोल्यूशन लाना ज़राअत का वो नहीं हो सका, बहरहाल उस पर काम हो रहा है। लेकिन ये हमाद अजहर साहब की एंट्री, फिर साथ ही शौकत तरीन साहब का नाम आ रहा है, 5 अरब डॉलर कहा जा रहा है पाकिस्तान में आ रहे हैं, 2.5 अरब डॉलर के यूरो बॉन्ड्स का इजरा, इसके अलावा IMF से, वर्ल्ड बैंक से पैसे आना। लेकिन साथ ये क्या मामला है कि हफीज़ शेख साहब को हटाने की, अचानक हटाने की, और जिस तरह उनको हटाया गया, मतलब अजीब बात है कि ऐसे लगा जैसे बहुत ही जल्दी फैसला कर लिया गया है। चंद दिन पहले वो सबसे अच्छे थे, फिर सबसे बुरे हो गए। तो कहा जा रहा है कि वो जो उन्होंने IMF से मुआहदा किया है, 5 रुपए से ज़्यादा पर यूनिट आपने अगले साल तक बिजली महंगी कर देनी है, क्या यही वजूहत हैं? और क्या ये शौकत तरीन साहब, हमाद अजहर ये चीज़ों को संभाल लेंगे? कोई बेहतरी अब नज़र आ रही है? देखिए, बहुत बड़ी खबर है आपके प्रोग्राम के हवाले से। पाकिस्तान में ये आपको बिल्कुल ये खबर बड़ी ऑथेंटिकेटेड खबर है कि पाकिस्तान नियर फ्यूचर IMF के साथ शायद ये मुआहदा खुद ख़त्म करने जा रहा है। किसी न किसी लेवल पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और हमारे इदारों ने ये फ़ैसला कर लिया है। इसी वजह से इस जो हफीज़ शेख साहब हैं इनको यहाँ से चलता किया गया है। और क्योंकि ये इलेक्टेड आदमी हैं हमाद अजहर साहब, और ये जब भी बात करेंगे तो ये कह सकते हैं कि मैं इसको असम्बली में लेके जाऊँगा, असम्बली में डिबेट होगी। उधर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड है, और वो अब असम्बली उस तरह से नहीं चलेगी जिस तरह से इससे पहले चल रही थी।
अब असम्बली में बहस मुबासे भी होंगे, अपोजिशन भी हिस्सा लेगी। नून लीग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अपोजिशन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो भी अपना हिस्सा वहाँ डालेगी। तो ये डेफिनेटली एक स्मूथ रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट जो है उस तरफ हमारा एक कदम है। अच्छा। और अगर ये IMF के साथ हम ख़त्म करते हैं इसको हम दरमियान में किसी भी तरह से, तो फिर बहुत सारी ऐसी वजूहात जिसमें हर महीने बिजली महंगी करनी, हर महीने गैस महंगी करनी और दीगर जो यूटिलिटी आइटम एसेंशियल आइटम्स हैं, पेट्रोल के ऊपर लेवीज लगाना और टैक्सेस लगाना, तो ये अल्टीमेटली ये कम हो जाएगा और आवाम को कुछ ना कुछ इस हवाले से रिलीफ मिलेगा। फैसला ये कर लिया गया है तभी इनको यहाँ से निकाला गया था। और अच्छा। आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि अगर शौकत तरीन साहब जो हैं, जिस तरह जहांगीर तरीन पीछे बैठ के बहुत सारी चीज़ें चलाते रहे हैं, तो ये भी एक रोज़े रोशन की तरह यह बात होनी चाहिए कि हमाद अज़हर दस्तखत करने वाले मिनिस्टर ज़रूर होंगे, लेकिन उनके पीछे जो माइंड सेट चलेगा, जो उनको गाइडलाइन देगा, जो सारे काम करेगा, वो शौकत तरीन साहब होंगे। अच्छा, अब ये इन प्रिंसिपल फैसला हो गया कि भारत के साथ तिजारत शुरू की जा रही है। अगरचे इमरान खान साहब ने कश्मीर का फिर हवाला दिया है, जो ख़त लिखा है, जवाबी ख़त नरेंद्र मोदी को, उसमें कश्मीर की बात की है कि तमाम तस्फिया तलब मामलात में कश्मीर भी शामिल है और उस पर भी बातचीत की जाए, ऐसा माहौल पैदा किया जाए। तो भारत में तो इस पर बड़ी आग लगी मीडिया में कि जी कश्मीर का जिक्र क्यों कर दिया। तो आप क्या देख रहे हैं? मेरे पास 1 मिनट है सर। देखें, वो जो दुशंबे में हो रहा है ना, उसमें वहाँ पे किसी जर्नलिस्ट से बात की है भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने, जयशंकर। उन्होंने कहा कि मीडिया ने बहुत शोर मचा दिया, तो अब मामला जो है वो धीरे धीरे चलेंगे। मामला चलेंगे, ये बात तयशुद है और इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं। कंपोजिट डायलॉग भी बहाल होगा और आप ये देखेंगे कि ट्रेड भी हमारी बढ़ेगी और यहाँ जो हेजमनी बहुत सारे ग्रुपों ने बना रखी है उसको हम तोड़ लेंगे और ये मुल्क के लिए भी बेहतर है। लड़ाइयाँ ना हो, फसाद ना हो, पुरअमन कश्मीर खत्ते में चला जाए। इसी तरह से हमारे कमांडर जनरल बाजवा साहब ने खुद कह दिया था कि हम पीछे नहीं देख रहे, हम खित्ते को मजबूत, मुस्तहकम और पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं। तो यही वो पॉलिसी है। ठीक है, कश्मीर का मामला जी, कश्मीर के मामले का क्या होगा? यानी वो पहले तो था ना कि कश्मीर का जिस तरह आर्टिकल 370 खत्म किया, वो पहली शर्त है कि वो वापस लिया जाए, फिर मामला आगे बढ़ेंगे। अब वो शर्त नहीं है, लेकिन यह है कि जब भी बातचीत मामला जो है वो टेबल टॉक पे जाके हल होने हैं। अमेरिका भी यही कह रहा था, दुनिया यही कह रही है, हम भी यही कह रहे हैं कि हमने मिलकर टेबल टॉक, और ये छोटे छोटे स्टेप्स जो है वो अल्टीमेटली टेबल टॉक पे लेके जाएंगे हमें। ठीक है, और उसमें कश्मीर का जी बहुत शुक्रिया आपका साहब, आपने वक्त दिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ थे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।